जी, गुड आफ्टरनून नरेंद्र जी। सर बाजार में आज जो उठापटक आज देखने को मिली, क्या लग रहा है सर? ये बाजार क्या जो ट्रम्प टैरिफ का जो ट्रम्प ने जो टैरिफ के जो बम फोड़े हैं उससे उभरने की बाजार कोशिश कर रहा है, या कुछ और आपको लग रहा है मंथली एक्सपायरी का असर सारा देखने को मिला है? नहीं, देखिए, सब कुछ ऑफ कोर्स मंथली एक्सपायरी तो है ही, लेकिन साथ में जो बाजार में अभी भी सेंटीमेंट काफी खराब है। अगर आप देखे जाए ना तो जो फार्मा सेक्टर पे रिसेंटली टैरिफ लगाया है, और उसके बाद थोड़ा फार्मा सेक्टर भी नीचे आया, और बाकी भी अगर आप देखो तो बाकी जो टैरिफ है उसके बारे में भी अभी पता नहीं चलेगा क्या होगा। और ग्लोबली भी पोजीशन ऐसे वीक है। अगर हम लोग आरबीआई की पॉलिसी की बात करें, इस बार लगता है कि रेट कट भी नहीं आएगा, वहां भी स्टेटस को रहेगा। तो जिस तरह से जा रहे हैं इस तरह से एक चीज तो तय है कि मार्केट को एक डायरेक्शन नहीं मिल रही, और मार्केट को जब डायरेक्शन नहीं मिल रही और एफआईआई की सेलिंग जो आती है उसकी वजह से आप देखें तो मार्केट में काफी अच्छा मार्केट गिर रहा है। सो वही अभी दिख रहा है मुझे। आई थिंक ये थोड़े टाइम रहेगा जब तक एक क्लियर कट डायरेक्शन ना आए कि भाई किस तरह जाना है। और खास करके आई थिंक अभी जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से जब रिजल्ट आने चालू होंगे, आई थिंक वहां से हमें थोड़ा डायरेक्शन पता चलेगा। अदरवाइज टैरिफ के मामले में ट्रम्प को तो समझना नामुमकिन है, इसलिए थोड़ा वो भी टेंशन है कि क्या होगा आगे जाके। जी सर, बाजार के अंदर तो उठापटक देखने को मिल ही रही है। इसके अलावा कई ऐसे शेयर भी रहे जो खबरों के कारण एक्शन में देखने को मिला। वेस्कॉन इंजीनियरिंग का शेयर एक ऐसा ही शेयर था जो आज टॉप मूवर साबित हुआ। अदानी के साथ नाम जुड़ने के बाद इसके इंट्राडे में शेयर ने 19% तक की का जो है स्तर जो है इसमें देखने को मिला। शेयर ने आज 68 रुपये 85 पैसे का नया 52 वीक हाई को टच किया। अदानी इंफ्रा के साथ कंपनी ने एमओयू साइन किया है। 5 साल के लिए एग्जीक्यूटिव पार्टनर बनने को लेके दोनों कंपनियों के बीच में एक करार हुआ है। इस करार के तहत चुनिंदा प्रोजेक्ट्स पर ग्रुप के साथ मिलकर दोनों कंपनियां काम करेंगी। डिजाइन से लेकर एग्जीक्यूशन तक मिलकर काम करेंगी दोनों कंपनियां। इसके अलावा करार से सालाना टर्नओवर में 30% से ज्यादा योगदान का लक्ष्य जो है दोनों ने तय किया है। तो सर वेस्कॉन इंजीनियरिंग आपको कैसा शेयर लग रहा है? क्या अदानी के साथ पार्टनरशिप करने के बाद इस शेयर में आगे आने वाले समय में अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है? देखिए, आज तो जबरदस्त तेजी हमने देखी इस स्टॉक में, और नो एक तरह से 20% का सर्किट भी लग गया। और अगर आप देखो तो उसका रिजल्ट इतना कुछ खास रहा नहीं है लास्ट क्वार्टर में, लेकिन आई थिंक यहाँ से जिस तरह से कंपनी के वो कहते हैं ना कि गाइडेंस है, और कह रहे हैं कि 20 से 25 से एनुअल ईपीसी ग्रोथ होगा, और काफी बीडिंग करने वाले हैं, वो 600 से 700 करोड़ प्रोजेक्ट का बीडिंग होगा। रियल एस्टेट अगर आप देखो ना, काफी हद तक मीनिंगफुली अभी इस कंपनी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो पैट था वो धीरे धीरे आई थिंक ऊपर जाएगा। मार्जिन थोड़ा क्या हुआ था कि मानसून के वजह से थोड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ था, लेकिन आगे जाके मार्जिन भी अच्छा खासा रहेगा ऐसा लग रहा है। ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 2900 करोड़ का है। तो आप देखिए तो पाइपलाइन अच्छी है, ईपीएस प्रोजेक्ट्स के अच्छे, और नो एमओयू और जिस तरह से जा रहा है, और ऊपर से अदानी के साथ कई ये सुर्खियां है, तो आई थिंक इसलिए ये स्टॉक में अच्छी खासी हमने तेजी देखी। अगर किसी के पास है तो ऑफकोर्स ये होल्ड करना चाहिए। अगर मैं वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ऑफकोर्स ये स्टॉक अभी भी इतना भागा नहीं है, क्योंकि देखिए कि 20 का पी चल रहा है, तो थोड़ा अभी रिकवरी आई है। तो यहाँ से थोड़ा नीचे आता है 5-10%, तो फिर हम लोग बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं लंबे समय के लिए। जी सर, अगले स्टॉक की सर एक बार बात कर लेते हैं। अगले जो है वो फार्मा स्टॉक्स है। फार्मा पर पिछले हफ्ते ही ट्रंप ने जो है फार्मा कंपनियों पर दबाव पर एक्स्ट्रा टैरिफ की बात कही थी। ट्रंप के बयान से शुक्रवार की कमजोरी से आज जो है कुछ शेयर उभरते हुए नजर आए। वॉकहार्ट पे सबसे ज्यादा 15% तक का उछाल आज देखने को मिला। तो वॉकहार्ट पे सर तेजी के कारण ये भी है कि इसके बाद जो कल बयान आया है कि जिन देशों से टैरिफ डील हो चुकी है उनके ऊपर ये फार्मा के जो टैरिफ है ये लागू नहीं होंगे। उसके बाद वॉकआउट में तेजी देखने को मिली, क्योंकि हाल ही में वॉकआउट ने एक फ्रेंच कंपनी का नेगमा करके कोई कंपनी है उसका इसने अधिग्रहण किया है। तो इस वजह से इसके स्टॉक में एक अचानक से उछाल देखने को मिला। यूएस में दवा इंपोर्ट पर 100% टैरिफ की घोषणा से फार्मा कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी। 1 अक्टूबर से ब्रांडेड पेटेंटेड दवा पर टैरिफ लगेंगे, ये ट्रंप ने कहा था। यानी कि 1 अक्टूबर से ही ये सब लागू हो जाएगा। जेनरिक दवाओं के इंपोर्ट को हालांकि इससे जो है दूर रखा गया है। भारत से यूएस को सालाना 8.7 अरब डॉलर दवा का एक्सपोर्ट होता है, और इसमें जो अधिकतर हिस्सा है वो जेनरिक दवाओं का ही होता है। कई घरेलू कंपनियों की अब तक कंपनियों का भाव में 30 से 50%
तक हिस्सा यूएस के अंदर है। मतलब जो भी इंडिया की कई फार्मा कंपनियां, उनकी दवा, उनका जो सेल्स का 30 से 50% तक हिस्सा यूएस को जाता है। इसके अलावा दवा इंपोर्ट को लेकर के भी जो है 90% इससे, यानी जेनरिक दवा पर कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। सर वॉकआउट के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कोई और शेयर भी आपको ऐसा लग रहा है कि फिलहाल ट्रंप के इस फैसले से उस शेयर पर कोई असर नहीं पड़ेगा? सी वॉकआउट में ऑफ कोर्स एक तेजी आई, लेकिन अगर आप वॉकआउट के फाइनेंशियल्स देखें ना, इतने कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। अगर आप देखो ना तो अच्छा खासा लॉस आप क्वार्टर टू क्वार्टर आ रहा है, और नो ये जो न्यूज़ की वजह से बढ़ा है। लेकिन मैं आई एम नॉट टू मच बुलिश ऑन वॉकआउट एक्चुअली नो, जब तक वो, अगर आप देखो रेवेन्यू ग्रोथ ही नहीं दिख रहा है, और यहाँ से आगे जाके भी नो कुछ उनके एक्सेप्शनल चार्ज हुए थे, और नेट लॉस जो है वो थोड़ा वाइड हो गया है। तो यहाँ से आई थिंक एक हमें एक दो क्वार्टर और रिजल्ट देखने चाहिए, फिर आई थिंक वॉकआउट में जम के, जस्ट एक न्यूज की वजह से ये 15% भागा है, तो जरूरी नहीं कि आप फंडामेंटली, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में आप ना जाए तो बेटर है। अगर चलिए दूसरे स्टॉक की बात करें तो मैं आई थिंक, मेरे हिसाब से आई थिंक सिप्ला एक ऐसा स्टॉक है जो आप देख सकते हो। नो जो ओवरऑल ऑफ कोर्स ये ट्रम्प के टैरिफ की वजह से काफी नीचे है, लेकिन सिप्ला एक ऐसा स्टॉक है जो आप आई थिंक आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इवन लुपिन भी दूसरा एक स्टॉक है जो मुझे लग रहा है आगे परफॉर्म करेगा। देखिए जेनरिक अभी तक दूर है, तो जेनरिक जब तक दूर है तब तक फार्मा सेक्टर, एटलीस्ट हमारे फार्मा सेक्टर में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन सर अगर जेनरिक अगर विंडो में आ गया ट्रम्प के, तो एक बड़ा इशू है, तो होपफुली वो नहीं होना चाहिए। तो अगर आप मुझे बोलो कि कौन से दो स्टॉक फेवरेट, तो आई थिंक सिप्ला एंड लुपिन मेरे दो फेवरेबल पिक रहेंगे। जी सर। सर, आप कुछ सवाल जवाबों का सिलसिला भी बीच में शुरू कर देते हैं। हमारे एक प्राइम मेंबर है पार्थनाथ जी, ये पूछ रहे हैं कि लेमन ट्री 170 के भाव पे इन्होंने लिया है, और ई क्लक्स 3970 के भाव पर लिया है। ये पूछ रहे हैं कि और कितना नीचे ये आएगा, 3 मंथ्स का टारगेट ये आपसे आपसे जानना चाह रहे हैं। से लेमन ट्री की बात करें तो लेमन ट्री ने बहुत ही नो अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज का, और अभी काफी उनके नो नए होटल्स भी आ रहे हैं, और उन्होंने मैनेजमेंट के भी कुछ काफी कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए हैं। ऑफ कोर्स स्टॉक काफी भाग चुका है, और मेरे हिसाब से आगे जाके भी यहाँ डबल डिजिट आप एवरेज रेवेन्यू पर रूम आई थिंक आ सकता है ग्रोथ। और यहाँ से भी मैं बहुत ही बुलिश हूँ होटल इंडस्ट्री के लिए, और होटल इंडस्ट्री में आई थिंक लेमन ट्री एक ऐसा स्टॉक है जो आपको रेडार में रहना चाहिए। इवन इंडियन होटल्स भी अच्छा है मेरे हिसाब से। आई थिंक ये स्टॉक ये लेवल पे या तो थोड़ा भी अगर 5% भी नीचे आता है, तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से लंबे समय के लिए अच्छे लेवल होगा एंटर करने के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए आप रखिए। दूसरा कौन सा था, इक्लर्स? ई क्लक्स। हाँ, इक्लेस सर्विसेज की मैं अगर बात करूँ तो वो ऑफ कोर्स ना प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑटोमेशन, एनालिटिक्स उन सब में है। ऑफ कोर्स ये स्टॉक भी अगर आप देखें तो नो ऑलमोस्ट चल गया है, और प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक है, ऐसा कोई इशू नहीं है, और स्टॉक भी अच्छा हुआ ना चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि ऑलरेडी ये प्राइस टू परफेक्शन है। आई थिंक इस स्टॉक में मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, आगे जाके भी ये बढ़ सकते हैं, लेकिन आई थिंक यहाँ थोड़ा वेट कर लीजिए। मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक अगर आपको ऑलमोस्ट 3700 के आसपास अगर आप मिले, थोड़ी वीकनेस आए, फिर आप एंटर करें तो बेटर है। जी सर। अगले जो हमारे यूजर हैं सिद्धार्थ नाथ जी। सर, बाजार में गिरावट जो पिछले हफ्ते देखने को मिली, अधिकतर जो यूजर्स हैं उनका जो पोर्टफोलियो रेड में आ गया है, इसलिए इनके सवाल उसी तरीके के ज़्यादा हैं। यथार्थ हॉस्पिटल इन्होंने 770 पर लिया है, और नावा लिमिटेड 712 पर। ये पूछ रहे हैं कि और कितना नीचे ये आएगा, 3 मंथ्स का टारगेट और व्यू पूछ रहे हैं। देखो यथार्थ तो बहुत ऑलमोस्ट 375 से 800 तक भागा है, जबरदस्त भागा है। और अगर आप देखो तो ये काफी हद तक वैल्यूएशन अभी काफी बढ़ चुका है इस स्टॉक का। ऑफ कोर्स अपने टॉप से इतना गिरा नहीं है ये, लेकिन मुझे यहाँ से लग रहा है हॉस्पिटल एज ए इंडस्ट्री विल डू वेल। लेकिन यथार्थ क्योंकि ये इतना भाग चुका है, तो थोड़ा यहाँ चांसेस है कि कंसोलिडेट हो। स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा लॉन्ग टर्म पकड़ के चलना पड़ेगा, सेल करने की राय नहीं है, लेकिन अगर एंट्री करनी है तो आप थोड़ा इसको वेट कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक इतना भाग चुका है तो शायद यहाँ 10% और गिर सकता है, 10-15%। फंडामेंटली ये स्टॉक अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक 10-15% या 20% नीचे आए फिर आप एंटर कीजिए बेटर, क्योंकि स्टॉक भाग चुका है। और दूसरा कौन सा था? नावा लिमिटेड। नावा लिमिटेड। ओके, नावा लिमिटेड ऑफ कोर्स ये बेसिकली फेरो एलॉयज मैन्युफैक्चरिंग और उसमें काम है, और ये स्टॉक भी बहुत भाग चुका है। आई थिंक स्टॉक्स जो भागे हुए उन्होंने वही लिए हुए हैं। इसमें रेवेन्यू, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा रहा है, स्टॉक ने रिकवरी भी अच्छी है अभी, जैसे मेटल इंडस्ट्री, और अगर आप देखें ओवरऑल,
और एनर्जी इंडस्ट्री मेटल्स और फेरो एलॉयज में है, तो ये सब इंडस्ट्री माइनिंग ये सब अच्छा चल रही है। अगर आप देखें तो मेटल इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा कर रही है, तो यहाँ से शायद ये थोड़ा कॉन्सोलिडेट हो। लेकिन देखो ये थोड़े साइक्लिकल स्टॉक्स होते, तो यहाँ मैं थोड़ा केयरफुल रहने को बोलूंगा। आप एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए, 670 है तो 630 640 का स्टॉप लॉस रखे अगर आपके पास ऑलरेडी है तो। नए स्टॉक पोजीशन लेने की अभी मैं यहाँ सलाह नहीं देता हूँ, आई थिंक नीचे आने की राह देखिए। जी सर। सर अगले जो हमारे दर्शक हैं वो गादिया मीता जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, इन्होंने गॉडफ्रे फिलिप पर ये व्यू पूछ रहे हैं। कौन से? गॉडफ्रे फिलिप सर, ओके, नीचे चल दिख रहा है गॉडफ्रे फिलिप। 1 मिनट या ओके, गोथफ्रे, ओके गोथफ्रे, सॉरी सी गोथफ्रे ऑफ कोर्स है, ये तो काफी बेटर स्टॉक्स है। क्योंकि अगर आप देखो तो सिगरेट में अगर आप मुझे बात करो तो फॉर आई प्रीफर आईटीसी, कंपेयर टू आईटीसी गोथवे फिलिप्स ज्यादा बेटर मुझे लगता है। रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि ये पूरा सिगरेट रिलेटेड ही कंपनी है और उसमें ज्यादा फोकस है। और नो आई थिंक मेलबोरो ब्रांड अच्छा चले, नो डाउट जितना भी टैक्स लगा दे चल रहा है, और इसका गाइडेंस भी अच्छा है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक में बने रहिए आप, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म रखिए आप। आई थिंक अगर कोई सिगरेट में अगर कोई है तो ये कंपनी अच्छी है, यहाँ से मुझे और तेजी लग रही है। सो मेरे हिसाब से इस पोजीशन पे वो अगर है तो प्लीज बने रहे, यहाँ से आपको एटलीस्ट 15-20% का गेन आराम से मिल सकता है। जी सर। अगले सर हमारे यूजर है निखिल अग्रवाल जी हैं। सर ये बैंको प्रोडक्ट्स है इनके पास 865 के भाव पर, गोडफ्रे फिलिप भी है, इस पर तो बात हो गई। इसके अलावा पारादीप फॉस्फेट है इनके पास में 195 के भाव पर, और विमता लैब से 800 पर। मीडियम टर्म व्यू मांग रहे हैं ये। दूसरा कौन सा बोला था स्टॉक गोथवे फिलिप के बाद? पारादीप फॉस्फेट। पारादीप, हाँ पारादीप फॉस्फेट्स, ओके। तो पारादीप फॉस्फेट्स आज अच्छा खासा भागे है। ऑफ कोर्स ये स्टॉक अगर आप फंडामेंटली देखो तो रिजल्ट तो जबरदस्त दिया था लास्ट क्वार्टर का उसका, अच्छा खासा था, और नो ग्रोथ भी अच्छा है। और अगर मैं ऑफ कोर्स ये क्योंकि ये फर्टिलाइजर कंपनी में है तो थोड़ा यहाँ एक थोड़ा आप केयरफुल लेना, क्योंकि ये साइक्लिकल बिजनेस होते हैं। इसलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा अपना स्टॉप लॉस लगा के चलना, क्योंकि क्या होता है कि रेंज जब अच्छी होती है तब ये साइकिल में अच्छी कंपनियां करती है। तो ये स्टॉक ने अभी तो बहुत अच्छा किया है, और लेकिन यहाँ आगे जाके मेरे को लग रहा है ये स्टॉक में आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आई थिंक 195 है तो 180 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के चले। अभी तो रिजल्ट्स और वो सब अच्छे रहे तो फेवरेबल है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बने रहे। दूसरा कौन सा स्टॉक है? सर इनका दूसरा है पारादीप के बाद विप्ता लैब्स। इप्का लैब्स, विमता ओके। लैब्स। हाँ, इप्का लैब्स, इप्का नहीं लेबोरेटरीज सर, बेसिकली। विमता विमता विंता, विमता लिखा हुआ सर हाँ जी। विंता, विंता, वी आई विंता एम टी ए। विनीत लेबोरेटरीज, सॉरी, विमता लैब्स के नाम सर VIMTA। VIMT, ओके जी। सॉरी, इतने ऐसे नाम होते हैं ना तो वो स्पेल पता नहीं चलता है। ओके, सो विमता लैब्स की अगर मैं बात करूँ तो ये स्टॉक अगर आप देखें तो अभी थोड़ा नीचे आ रहा है, ऑलमोस्ट 900 के आसपास के नीचे आ रहा है। और ये कंपनी बेसिकली नो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में लग रही है, जो बिजनेस अभी काफी अच्छा चल रहा है, ड्रग डिस्कवरी, फूड एंड एग्रीकल्चर सर्विस इन सब में। तो ये अभी सेक्टर कहते हैं ना कि ट्रेंड में है। मुझे ये अगर मैं स्टॉक का पी भी देखूं और वैल्यूएशन वाइज मुझे ये इतना महंगा नहीं लग रहा है अभी, और ये आई थिंक ये डिसेंट ग्रोथ दे सकता है। आई थिंक ये स्टॉक अच्छा है, आप इसमें बने रहे। ऑफ कोर्स ये स्टॉक अभी नीचे आ रहा है, थोड़ा अगर नीचे आता है तो इसमें आप एवरेज भी कर सकते हो अराउंड 650 के 660, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अभी ये आप रख सकते हो इसको। जी सर। हमारे अगले जो प्राइम यूजर हैं सुमित धारा जी, सर ये रेफेक्स के ऊपर व्यू मांग रहे हैं। करंट प्राइस से 3 महीने का तक ये होल्ड कर सकते हैं, 3 महीने का व्यू मांग रहे हैं। रेफेक्स रेपेक्स, इंडस्ट्री जी, 362 का भाव है इसका अभी। एक मिनट, आर ई REFEX। आर ई एफ FEX। एक्स, ओके। सो रेफेक्स इंडस्ट्रीज, देखिए रेफेक्स इंडस्ट्री वो है ट्रेडिंग इक्विपमेंट रेफ्रिजरेटेड गैसेस में है, और ये बहुत ही गिर रहा है एक्चुअली, स्टॉक काफी हद तक गिर रहा है, और ये अपने टॉप से ऑलमोस्ट 40% डाउन है। रिजल्ट वही है, रीजन वही है कि इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा है, और ये कुछ टाइम से अगर ये देखो ये सेक्टर में भी ये इशू चल रहा है थोड़ा, गैस में इसमें।
तो मेरे हिसाब से आपके पास अगर ये स्टॉक हो तो अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, इसको रिकवरी तक आने दीजिए। नया तो मैं ना बोलूंगा, नई पोजीशन मत लीजिए, एक आध क्वार्टर रिजल्ट देखिए फिर आप एंटर करोगे तो बेटर रहेगा, लेकिन अभी इसको छेड़ना नहीं है। थोड़ा इसमें मुझे लग रहा है कि वीकनेस है, लेकिन क्योंकि आई थिंक ऊपर के लेवल पे लेगा तो थोड़ा लॉस होगा, तो अभी बने रहिए, होल्ड कर रखते चलिए इसको। जी सर। तो अगले हमारे यूज़र है संजीव कुमार जी। सर ये आप 5 सालों के लिए कोई ऐसा स्टॉक आपसे माँग रहे हैं जो 3 या 4 गुना का पोटेंशियल जिसके अंदर हो और उसका मैनेजमेंट और फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हो। ये देखिए इसमें आप मैं एक स्टॉक तो नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा मेगा ट्रेंड पकड़ के चले गए, तो जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस है, तो डिफेंस में आप देख सकते हैं, तो मेरे को लग रहा है कि डिफेंस में काफी सारी कंपनीज यहाँ से 3 साल में 2 गुना 3 गुना हो सकती है। उसमें ऑफकोर्स मैं बीएल का भी नाम लूंगा, और इवन दो ये लार्ज कैप है तो भी आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो वो एक कंपनी मेरे को अच्छी लग रही है। अगर आपको लग रहा है रेलवे में, मुझे लग रहा है कि जुपिटर वैगन्स और वो मुझे लग रहा है कि बहुत गिर गए, यहाँ से भी 2 गुना 3 गुना आराम से हो सकते हैं, टिटागरा रेलवे हो या जुपिटर वैगन्स हो। अगर आपको बैंकिंग में जाना है तो एक और एक स्टॉक में नाम दूंगा, आई थिंक करूर वैश्य बैंक, आप थोड़ा ध्यान रखिए, वो भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते जी, तो संजीव जी आपको आपके स्टॉक्स जो आपको चाहिए वो आपको मिल गए हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए, या आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो अगला सवाल सौरभ गोयल जी का, ये भी हमारे प्राइम मेंबर है, ये पूछ रहे हैं कि इनके पास एस्ट्रो माइक्रो है 1139 के भाव पर 6 मंथ्स का व्यू ये पूछ रहे हैं, और इसमें ये भी पूछ रहे हैं कि इसमें एवरेज कब करें? हैं। देखिए एक्स्ट्रा माइक्रो ऑफ कोर्स नो, रेडियो फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव सिस्टम में डिफेंस और उसमें है, तो उसके वजह से ये स्टॉक अच्छा खासा रिकवरी भी आई थी, लेकिन अभी वापस थोड़ी नीचे जा रहा है। लेकिन मुझे ये स्टॉक ओवरऑल भी अगर मैं फंडामेंटली भी देखूं तो थोड़ा पी मुझे हाई लग रहा है। जो प्रॉब्लम आती है इसमें ना, प्रॉफिटेबिलिटी की वॉलेटिलिटी बहुत होती है क्वार्टर टू क्वार्टर। द रीजन इज सिंपल कि उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं एक ही महीने में मटेरियलाइज नहीं होते, तो प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रॉफिट रिकॉग्निशन अकॉर्डिंगली वो करते हैं। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये स्टॉक इस लेवल पे आपको होल्ड करना चाहिए। ये थोड़ा अभी नीचे जा रहा है, लेकिन अगर ये 900 के आसपास आता है, 950, तो और थोड़े ऐड कर सकते हो। मुझे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, और लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। जी सर। अगली सर हमारी प्राइम मेंबर हैं सुशांता मन्ना। ये सर फिनोटेक्स केमिकल है, इनके पास 259 के भाव पर 200 शेयर हैं, और ये पूछ रही हैं, रिव्यू मांग रही है इस पर। फिनोटेक्स, एफ हाँ आई एन ओ। सर, FINEO, FINEO फिनोटेक्स केमिकल 260 रुपए के आसपास का भाव है इसका, 260 के अराउंड। हाँ, सो फिनोटेक्स केमिकल, ऑफ कोर्स देखिए केमिकल इंडस्ट्री ओवरऑल भी थोड़े नो बीच में मंदी में आ चुकी है ऑलरेडी। ये स्टॉक भागा था 232 से 450, फिर वापस नीचे आ रहा है। और द रीजन इज के ना, इसके भी अगर प्रॉफिटेबिलिटी को तो कंपेयर टू केमिकल कंपनीज अच्छी है। देखिए केमिकल कंपनीज की हालत काफी हालत खराब है, लेकिन वो जो टेक्सटाइल कंस्ट्रक्शन और वाटर ट्रीटमेंट में जो एक लीडिंग मैन्युफैक्चर का केमिकल्स है, तो उस तरह से इनका मोट अच्छा है। स्टॉक इतना महंगा नहीं है, स्टॉक इतना महंगा नहीं मेरे हिसाब से। आई थिंक थोड़ा होल्ड कीजिए। आई थिंक एक दो क्वार्टर में ये रिकवरी आनी चाहिए, आई थिंक। और एक दो क्वार्टर में मुझे ऐसा लग रहा है कि केमिकल सेक्टर में भी रिकवरी आएगी। सो इस लेवल पे निकलने का कोई मतलब नहीं है। आई थिंक होल्ड कीजिए। नई बाइंग के लिए मैं थोड़ा होल्ड करूंगा, मैं क्वार्टरली रिजल्ट देख के मैं बाय करने की सलाह। जी सर, मैं अपने दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि वो अगर अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पर सवाल पूछ सकते हैं, और हम अपने सवालों में अपने प्राइम मेंबर्स को के सवालों को तरजीह देते हैं। तो जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं उनके सवाल सबसे पहले लिए जाते हैं, और उनके सवाल सबसे पहले जो है हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं। तो अगर आप भी प्राइम मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ये 3 प्लान आपके सामने हैं। इनमें से आप अपनी बजट के अनुसार और अपनी पसंद के अनुसार अपना प्लान चुन सकते हैं, और उसमें इस प्लान को लेकर के आप हमारे प्राइम मेंबर बन सकते हैं। प्राइम मेंबर बनने का तरीका बहुत आसान है। प्राइम मेंबरशिप लेने के लिए, चैनल के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, चैनल के पेज या चैनल के किसी भी वीडियो पर जाएँ और ज्वाइन बटन पर क्लिक या टैप करें। अगर आप पहले से सदस्य हैं तो आपको रिज्यूम विकल्प दिखाई देगा। अपनी मेंबरशिप फिर से शुरू करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और मेंबरशिप
फीस का भुगतान करें और इसके बाद आप हमारे प्राइम मेंबर बन जाएंगे। इसके अलावा हम दिन भर एक्सक्लूसिव कंटेंट अब प्राइम मेंबर्स के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं और प्राइम मेंबर्स के लिए दिन में दो से माफ कीजिएगा हफ्ते में 2 से 3 शो केवल प्राइम मेंबर्स के लिए करते हैं, जो जिसमें सिर्फ प्राइम मेंबर्स ही इस शो में शामिल हो सकते हैं और वहाँ केवल प्राइम मेंबर्स के सवाल ही पूछे जा सकते हैं। तो कई और भी कई ऐसी सुविधाएं हैं और भी कई ऐसे फायदे हैं जो केवल प्राइम मेंबर्स को ही दिए जा सकते हैं। सर अब कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो आज मूवर्स खबरों के दम पर जिनमें एक्शन देखने को आज मिला। रिलायंस पावर ऐसा शेयर है, शेयर में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिली। इंडोनेशिया की सब्सिडरी कंपनी का स्ट्रेटेजिक विनिवेश किया है रिलायंस पावर ने। 6 सब्सिडरी कंपनियों को 1.2 करोड़ डॉलर में बेचा है। बायो ट्रूस्टर सिंगापुर को अपनी हिस्सेदारी बेची है। इसके अलावा डील 30 दिसंबर 2025 तक पूरी होने की उम्मीद है। सर कितनी पॉजिटिव आपको ये खबर लग रही है कंपनी के लिए? देखिए, खबर तो पॉजिटिव है, लेकिन दिक्कत एक ही आती है इन सब कंपनी से, खास करके रिलायंस पावर के, आपकी रेवेन्यू ग्रोथ कितनी हो रही है। देखिए, ये सब क्या हो रहा है कि अभी कुछ सेल करे, कुछ अपना पोर्शन सेल करे, उससे मनी आ रहा है और उस तरह से अभी ये स्टॉक बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप देखिए कि आप उनका रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो कुछ है ही नहीं, कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। देखिए, कंपाउंडिंग रिटर्न तब देगा जब आपकी रेवेन्यू भी साथ बढ़ेगी। अभी सिर्फ प्रॉफिट बढ़ रहा है, कोई ना कोई स्टेक सेल होता है या कुछ होता है, उसके वजह से बढ़ रहा है। तो मैं इन सब स्टॉक से दूर रहने को बोलूंगा। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको एक अच्छे वैल्यू स्टॉक में जाना चाहिए जहां एक अच्छी ग्रोथ दिखे। तो मैं रिलायंस पावर से दूर रहूंगा। ऑफ कोर्स स्टॉक के लिए पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन आई थिंक नो, एज अ फंडामेंटल मुझे अभी भी ये स्टॉक काफी वीक लग रहा है, प्लस महंगा बहुत है। जी जी, महंगा स्टॉक है। ठीक है सर। गोपी कन्नड़ा जी हमारे प्राइम मेंबर है, पूछ रहे हैं सर कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा कोई लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक भी है इनके पास में, लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं क्या होल्ड कर सकते हैं इसे भी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और एचडीएफसी बैंक। सी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ऑफ कोर्स अगर आप पोर्ट इंडस्ट्री में देखो तो सेकंड नंबर का ये स्टॉक है ना। अगर आप अदानी पोर्ट के बाद अगर कोई स्टॉक आता है, और बहुत ही अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है इसके, आगे जाके पोर्ट बिजनेस बहुत बड़ा होगा। अगर हम लोग को नो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जाना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मोस्टली पोर्ट से ही होता है 70-80, जिसमें जेएसडब्ल्यू का बड़ा हाथ है उसमें। और उसका भी प्रॉफिटेबिलिटी कि अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छा ट्रेंड देखा है, इवन रेवेन्यू में भी जंप आ रहा है। और मेरे हिसाब से आई थिंक आपको ये स्टॉक में बने रहना चाहिए। मेरे हिसाब से ये 3-4 साल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। सो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, यस इट्स अ होल्ड, एंड इवन एट एवरी लेवल यू शुड बाय दिस स्टॉक। दूसरा जो एचडीएफसी बैंक है, ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक में रिकवरी तो बीच में काफी अच्छी आई थी, लेकिन वापस कह सकते हैं कि थोड़ा ठंडा हो गया है। लेकिन देखो, डिसेंट रिटर्न दे सकता है। और उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अभी कंट्रोल में है। जो मर्जर के बाद जो इश्यूज थे वो तो थोड़े थोड़े करके रिजॉल्व हो रहे, और जो एनपीए वो भी कंट्रोल में है। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रीमियम जो मिलना था, बीच में जो गैप था कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक, वो फिल हो चुका है। जी अगर मुझे बोलो कि यहाँ से एचडीएफसी बैंक ज्यादा परफॉर्म करे या एक्सिस और आईसीआईसीआई, तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई एक्सिस में डू बेटर देन एचडीएफसी। सो मैं आई थिंक आईसीआईसीआई एक्सिस लेने के ज्यादा आपको राय दूंगा कंपेयर टू एचडीएफसी। जी सर, आईसीआईसी में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं सर। अगला जो हमारा खबर है वो एसडीबी फाइनेंशियल पर है। शेयर आज 1740 के आईपीओ से इश्यू प्राइस से भी नीचे फिसलता हुआ दिखाई दिया। 891.90 के अब तक के हाई से करीब 17% नीचे शेयर आ चुका है। 3 महीने का आईपीओ लॉक इन खुलने से शेयर पर ये प्रेशर आज देखने को मिला। 2.28 करोड़ शेयरों का आज लॉक इन खुल गया है, जिसके बाद ये शेयर खुले मार्केट में बिक्री के लिए अवेलेबल हैं। 3% हिस्से के बराबर लगभग 1723 करोड़ रुपए के शेयर ट्रेडिंग के लिए अब उपलब्ध हो गए हैं। 2 जुलाई को इश्यू प्राइस से हल्के प्रीमियम पर हुई थी लिस्टिंग। सर क्या लग रहा है एसडीबी फाइनेंशियल जिनके पास है उनको क्या करना चाहिए, बने रहना चाहिए या शेयर या फिर अभी इसमें एवरेज कर लेना चाहिए, या एग्जिट की आप सलाह देंगे? नहीं, देखो एचडीबी फाइनेंशियल अगर पूछूं तो मुझे तो थोड़ा महंगा ही लग रहा है ये स्टॉक। द रीजन इज सिंपल, अगर प्राइस टू बुक वैल्यू से भी देखो, हर एंगल से देखो, ये स्टॉक महंगा है।
और ऑफ कोर्स नो, क्योंकि इसमें बस था तो उस तरह से लिस्टिंग हुई। लेकिन अगर एचडीबी फाइनेंशियल, हाउसिंग डेवलपमेंट और उन सब में है तो काफी बेटर स्टॉक्स अवेलेबल है जो थोड़े प्रीमियम में कम है, जो थोड़े सस्ते हैं। तो वहां आप देख सकते हो। इवन बजाज फाइनेंस भी मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आपको चाहिए तो आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस या एल&टी फाइनेंस भी आप देख सकते हो। लेकिन अगर मैं वैल्यूएशन मैट्रिक से देखूं तो अभी भी ये स्टॉक महंगा लग रहा है। तो मैं तो आई थिंक एचडीबी फाइनेंशियल, अनलेस अनलेस वो जो नेक्स्ट क्वार्टर का ग्रोथ डबल डिजिट से ज्यादा नहीं देंगे तो ये वैल्यूएशन जो अभी उसको मिल रहा है वो जस्टिफाई करना मुश्किल होगा। तो स्टिल आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव। मैं तो यहाँ तक बोलूंगा कि अगर आप चाहो तो यहाँ से निकल के बाकी सब मैंने कुछ नाम दिए वहां आप एंटर कर सकते हो। जी सर, हमारे अगले यूजर है कृष्ण कुमार दीक्षित जी। ये सर इनके पास पीडीलाइट है 1612 के भाव में 100 शेयर हैं। केसी इंटरनेशनल 945 के भाव पर 200 शेयर लिए हुए हैं। ये पूछ रहे हैं कि इसे निकल जाएं या फिर कब एवरेज करें देखिए या फिर पीडी बने रहें। लाइट, अगर सच बोलूं ना तो पीडी लाइट ने आपको कुछ साल से अगर आप देखो तो 3 साल से कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। प्लस अब ये जो स्टॉक है वो कमोडिटी स्टॉक ज्यादा हो चुका है। ऑफ कोर्स अगर आप देखो तो नो, रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबल ग्रोथ सस्टेन हो रहा है, लेकिन वो जो प्रीमियम हो रहा है ना, प्रीमियम वो थोड़ा इसको कम मिला है। इसका स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखें तो वैल्यूएशन में डिग्रेड आ रहा है। जो पी रेशियो जो होता है ना, पहले एक समय पे वो 100 पे था, अभी भी वो 67 के है, जो महंगा है। तो आई एम नॉट टू मच बिग फैन ऑफ पीडीलाइट। आई थिंक द बेस्ट टाइम ऑफ पीडीलाइट इज बिहाइंड अस। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये थोड़े ऊपर के लेवल पे आपको निकलना है तो आप निकल सकते हो। कंपेयर टू केसी इंटरनेशनल की अगर हम लोग बात करें तो केसी इंटरनेशनल ऑफ कोर्स अगर देखें तो ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रहा है काफी टाइम से। और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक ये है जो आप थोड़ा लंबे समय के लिए थोड़ा वेट कीजिए इसमें। क्योंकि क्या है कि इन सब प्रोजेक्ट्स में भी क्या होता है कि एक साथ रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं होता है, तो इसमें भी ऊपर नीचे रहेगा। लेकिन क्योंकि ये आरपीजी ग्रुप का है और आई थिंक थोड़े प्रोस्पेक्ट्स भी मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं, तो इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखें। यहाँ मुझे थोड़ी प्राइस का मूवमेंट ज्यादा ऊपर के साइड लगा। जी सर। सर आज दो आईपीओ भी जो है आज लिस्ट हुए हैं। इसमें जो पहला आईपीओ अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ है। इस आईपीओ की अगर बात करें तो एनएससी पर 857 के भाव पर इस आईपीओ की लिस्टिंग हुई है। इशू प्राइस से 13.7% प्रीमियम पर यह आईपीओ लिस्ट हुआ है। 754 रुपये प्रति शेयर ये आईपीओ का इशू प्राइस था। कुल 70.63 गुना ये सब्सक्राइब हुआ था। आईपीओ से कुल 687.34 करोड़ रुपए की रकम कंपनी ने जुटाई है। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को 400 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा ओएफएस से मौजूदा निवेशकों को 287.34 करोड़ रुपए मिले हैं। लिस्टिंग के बाद 865 का इस हाई जो इस स्टॉक ने छुआ था और 806.25 का लो छुआ था। सर क्या आपको क्या इसमें क्या सलाह देंगे जिन निवेशकों के पास ये स्टॉक है, बने रहे इसमें या फिर अभी नीचे आने पर इसमें खरीदारी की जा सकती है? नहीं, इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। इसके फाइनेंशियल्स और सब सही है, अच्छे है। और अगर आप ये कंपनी भी ओवरऑल लो जो सेक्टर में वहाँ आई थिंक ज़्यादा डिमांड भी है, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर्स और वो सब कभी काफ़ी डिमांड में है। तो मेरे हिसाब से तो इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। हाँ थोड़ा महंगा भी है, लेकिन आई थिंक यहाँ से भी थोड़ी रिकवरी हो सके। नया मैं लेने की ना बोलूंगा अभी, क्योंकि क्या होता है कोई भी आईपीओ जब लिस्ट होता है ना, पहले 1 महीना 2 महीना हमें भी पता है काफी मूवमेंट आती है। तो आई थिंक एक क्वार्टर रिजल्ट के बाद ही अगर नया लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास है तो बने रहे, इस लेवल पे निकलने की कोई जरूरत नहीं है। जी सर, अगला जो है वो है गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। सर इस आईपीओ की अगर बात करें तो एनएससी पर 296 रुपये के भाव पर इसकी लिस्टिंग हुई है। इश्यू प्राइस से 8.1% डिस्काउंट पर यह लिस्ट हुआ है। 322 रुपये प्रति शेयर था इस आईपीओ का प्राइस इशू। कुल 2.67 गुना सब्सक्राइब हुआ था। आईपीओ से कुल 408.8 करोड़ की रकम कंपनी ने जुटाई है और फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को 130 करोड़ रुपए मिले हैं। ओएफएस से मौजूदा निवेशकों को 278.80 करोड़ रुपए मिले हैं। लिस्टिंग के बाद 308.70 का हाई और 295 का लो इस स्टॉक ने छुआ है। सर इस नए स्टॉक पर आपकी क्या राय होगी? नहीं, इस स्टॉक में भी देखिए ये ऑलरेडी डिस्काउंट में लिस्ट हुआ है।
अगर आप फाइनेंशियल्स देखें तो डिसेंट है, यानी इतने भी खराब नहीं है। लेकिन जो क्या होता है कि इनिशियल लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं लेकिन अगर ओवरऑल देखो तो डिसेंट है। मेरे हिसाब से इस लेवल पे निकलना कोई मतलब नहीं है। आई थिंक ये स्टॉक बढ़ेगा ओवरऑल। अगर मैं देखूं कि थर्ड लार्जेस्ट व्हील आटा प्रोड्यूसर एंड ऑल दैट, तो मुझे नहीं प्रॉब्लम लग रही। आई थिंक वेट कर सकते हैं। आई थिंक इस स्टॉक में भी रिकवरी आएगी, थोड़ा वेट कर लीजिए। जी, रिकवरी के लिए इसमें वेट किया जाए। तो विशाल जी हैं हमारे प्राइम यूज़र हैं, ये कह रहे हैं कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के इनके पास ₹700 के रेट पर 800 शेयर हैं। लॉन्ग टर्म 5 से 10 ईयर तक ये रख सकते हैं, इस पर व्यू माँग रहे हैं। देखिए, पीजी इलेक्ट्रोपास्ट अगर आप देखो तो ओडीएम और ओईएम में काफी अच्छा कामकाज है इनका। एंड नो ओवरऑल रूम एयर कंडीशनर एंड ऑल दैट, तो ये पहले भी हमें भी पता है कि बहुत ही डिमांड में था। फिर एक अच्छी खासी कहते हैं ना सेलिंग प्रेशर है। 1,000 से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 500 यानी आधा हो चुका है। प्रॉब्लम वही थी कि आप कह सकते हो ना कि एक तो रिजल्ट उतना उस तरह से आया नहीं जिस तरह से एक्सपेक्टेशन था, प्लस कुछ ज्यादा ही भाग गया था, बहुत ही ज्यादा। तो वैल्यूएशन के एंगल से इसके वजह से ये स्टॉक बहुत गिरा हुआ है, ऑलमोस्ट 50%। लेकिन मेरे हिसाब से आपको एक क्वार्टर दो क्वार्टर देखिए रिजल्ट, जरूरी नहीं है कि ये गिरा है तो और नहीं गिर सकता है। इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। अभी भी 52 के पी पे है, काफी डिसेंट लेवल पे आ चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से बहुत नीचे दिख नहीं रहा है। एक आध क्वार्टर दिखे, दो क्वार्टर, क्योंकि लास्ट क्वार्टर ही बहुत खराब रिजल्ट था। एक दो क्वार्टर और देने पड़ेंगे, लेकिन इसमें भी अगर रिकवरी नहीं आई तो आई थिंक उनको निकल जाना चाहिए। जी सर, तो उस पर निकल जाना चाहिए। सर मैकमोहन हैं हमारे प्राइम यूज़र हैं, रेडिंगटन में क्या करें, 301 पर इन्होंने लिया हुआ है। सी रेडिंगटन तो अगर आप देखें तो ऑफ कोर्स आईटी स्टॉक जैसे जिस तरह से बात आई थी गिरा, फिर वापस ये स्टॉक काफी अच्छी खासी रिकवरी, आप तो ऑलमोस्ट 10% अप है। उसके इंटरनल न्यूज पता नहीं, लेकिन इसका अगर मैं फंडामेंटल देखूं तो उतने कुछ प्रॉफिटेबिलिटी में खास हुआ नहीं है। और सच बोलूं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक थोड़ा ऊपर आता है तो आप यानी अगर ये 291 है, 330 के आसपास आया, 320, तो आप निकल जाइए। आई थिंक बहुत बेटर स्टॉक्स अवेलेबल है। हाँ, थोड़ा रिकवरी आई है, लेकिन जरूरी नहीं कि रिकवरी सस्टेन हो। इट मे बी अ गुड चांस टू गेट आउट फ्रॉम दिस स्टॉक एंड गो टू अ बेटर सेक्टर एंड ऑल दैट। सो मेरे इस हाल मेरे मेरे राय से आई थिंक 320 या उसके आसपास आप निकल के कोई अच्छे सेक्टर में चले जाए। जी, 320 के आसपास आप एग्जिट कर सकते हैं। सर अर्श गोरैया जी हैं, ये अब हमारे प्राइम मेंबर हैं, इनके पास श्रीराम फाइनेंस के 600 शेयर है, हालांकि इन्होंने भाव नहीं लिखा है किस भाव पर इन्होंने लिए हैं। नहीं सर, लिखा है और ₹615 के भाव पर इन्होंने लिए हैं। इस पे आउटलुक पूछ रहे हैं। सी श्रीराम फाइनेंस आप देखिए कि जिस तरह से अभी व्हीकल की सेलिंग हुई है सब, हमें भी पता है कि मारुति के जितने जबरदस्त नंबर थे, M&M के ऑल दैट 22 सितंबर के, तो ये तो तय है कि भाई इस बार के नंबर्स बम्पर आने वाले हैं। तो अगर व्हीकल इतने बिकते हैं तो आपके व्हीकल फाइनेंसिंग भी बहुत होगा। और एक्चुअली हमें भी पता है कि कमर्शियल व्हीकल में ऑलमोस्ट अगर 45% और पैसे, यानी अगर देखो श्रीराम फाइनेंस का मेजरली जो होता है ना वो फाइनेंसिंग व्हीकल पे होता है। ये क्वार्टर अच्छा हो सकता है श्रीराम फाइनेंस का। और एनबीएफसी में मैं काफी पॉजिटिव हूँ। उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी सुधर सकता है, फंडिंग अभी सस्ते में मिल रही है, प्लस ये फेस्टिव सीजन आ रहा है। तो ये टाइम तो ऐसा है कि स्टॉक में बने रहना चाहिए। एनबीएफसी आई थिंक कोई भी एनजीएफसी स्टॉक मेरे को लग रहा है एक दो क्वार्टर सेल मत करना। आई थिंक एनबीएफसी में एक अच्छी रिकवरी दिख रही है। जी सर। सर आप लगभग अपने सभी प्राइम मेंबर्स के सवालों के जवाब दे चुके हैं। सर शो को वाइंड अप करने के लिए आगे बढ़ेंगे, आपका कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जी नहीं, ये जो भी स्टॉक आज डिस्कस किए उसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, लेकिन हाँ हमारे क्लाइंट्स मेंबर्स को सजेशन किया करो। जी सर। सर मनी नाइन को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू। जी। तो ये थे तपन दोषी जी, मार्केट एक्सपर्ट, जिन्होंने हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। तो अगर आप भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे शो में अपने सवाल पूछ सकते हैं। जिन दर्शकों के सवाल नहीं लिए गए हैं या जो दर्शक अपने सवाल नहीं पूछ पाए हैं, वो कल सुबह 8:30 बजे ओपनिंग बज में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ हमारे साथ कल बीएलएम बाला जी जुड़ेंगी, उनसे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिए, जहां हम लोग बताएंगे किस तरह से अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं आप इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ईटीएफ, आईपीओ में। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो आपको फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए मदद है। तो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिए, जरूर अटेंड कीजिएगा। और आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा बने, तो आप हमारे वेबसाइट को भी अटेंड कीजिए, www.catapan.in, जहां हमने इक्विटी, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ के बारे में किस तरह से हम लोग बाय और सेल रिकमेंडेशन देते हैं, अलोंग विद द रिसर्च रिपोर्ट्स, वीकली सेशन और काफी सारे रिसर्च ऑन डेली, ऑन वीकली बेसिस आपको मिलते हैं। तो www.catapan.in भी जरूर अटेंड कीजिएगा।